मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय होने पर या एक प्रकार से कहिए क्षयक्षण होने पर जीव की किस प्रकार पराधीन हालत पाई जाती है, इसका निरूपण पंडित जी साहब यहाँ से कर रहे हैं। कल अब सीधे प्रकरण में जुड़ेंगे। हाँ, कल अपन ने दर्शनावरण की पराधीनता ये देख ली थी और उसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर पंडित जी साहब ने हमारा ध्यान आकर्षित किया कि तुम ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की बात करते हो, दोनों उपयोग में से कोई एक उपयोग होगा, उन एक उपयोग में से कोई एक भेद ही प्रवृत्त होगा, उस एक भेद का भी किसी एक विषय में ही काम होगा और उस एक विषय के भी विशिष्ट अंग में ही उसकी प्रवृत्ति पाई जाएगी। मतलब अपन ने उदाहरण दिया था कि मान के चलिए सिर्फ ज्ञानोपयोग होगा, ज्ञानोपयोग में भी मान के चलिए सिर्फ मति ज्ञान हो रहा है, मति ज्ञान में भी उसे स्पर्श का ज्ञान कर रहा है और स्पर्श में भी मान के चलिए जब स्निग्ध रुक्ष का ज्ञान हो रहा है तब शीत उष्ण का ज्ञान नहीं हो रहा है। मतलब विचार कीजिए, जब एक विशिष्ट इंद्रिय के विषय में ही हम बाइफरकेट क्या कहना चाहते हैं, दो काम एट ए टाइम नहीं कर पाते हैं, तो दो अलग अलग इंद्रियों के एट ए टाइम काम हो सके ऐसा तो संभव ही नहीं है। हमारा ज्ञान इतना सक्षम ही नहीं है कि आंखों से काम भी चलता रहे और हम सुनते भी रहे, बोलते भी चले, खाते भी चले, कुछ स्पर्श भी करें। ये हमें लग सकता है कि कल परसों भी बात आ रही थी कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, ये हमें लग रहा है, परंतु वो शीघ्रता इतना काम इतना शीघ्रता से होता है जैसे कौवे के आँख के गोलक के पुतले की भांति। मतलब कौवे के जो गोले होते हैं वो तो होते हैं दो, उसके अंदर की जो पुतली होती है वो होती है एक, परंतु इतनी शीघ्रता से घूमती है हम उसको बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि इसकी दो आंखें हैं, परंतु वैसा नहीं होता है। उसकी गोलक दो होते हैं, बाहरी सर्कल दो होते हैं, अंदर में तो एक ही होता है। अब एक नवीन प्रकरण की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज का प्रकरण थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, तो सभी जन एकदम शांति से ध्यान से पूरे उपयोग से सुनिएगा। अगर आप थोड़ा भी बीच में यहाँ वहाँ उपयोग डाइवर्ट कर देंगे तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। थोड़ा बहुत अपना पूर्व का ज्ञान भी यहाँ पर यूज होगा, थोड़ा रिवीजन भी होगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा चार्ट बना करके हम आगे बढ़ेंगे। 3 कॉलम बनाइए। हाँ, किताब में अभी कुछ नहीं देखना, किताब बंद करके रख दी, एक साइड में किताब करके रख दीजिए। ठीक है, बंद करके रख दीजिए। 3 कॉलम। पहला कॉलम एकदम छोटा बनेगा, कर्म की अवस्था, एकदम छोटा बनेगा पहला कॉलम। दूसरा कॉलम थोड़ा बड़ा बनेगा और बचा हुआ तीसरा कॉलम। ठीक है, अब मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं कर्म की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कितनी और कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? अब एक उत्तर तो ये भी आ सकता है कि कर्म की 10 अवस्थाएं होती है, बराबर। परंतु मैं आपको थोड़ा और अच्छे से प्रश्न पूछूं, अपने जीव के भावों की अपेक्षा से, जो अपने 5 भाव है, 5 भावों की अपेक्षा से बताइए कर्म की कितनी अवस्थाएं होती है? बताइए कर्म की कौन सी कितनी अवस्थाएं होती है?
अरे कोई हाई फाई प्रश्न है ही नहीं, फटाफट उत्तर देना चाहिए। हाँ, अरे क्या बात है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है, एक आएगा उपशम, एक आएगा क्षय, एक आएगा क्षयपशम और एक आएगा उदय। अरे इतना सिंपल आंसर था, ये उत्तर देना चाहिए था। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, एक वन बाय वन जाते हैं। सबसे पहले उदय लेते हैं। ठीक है, कर्म की एक अवस्था है उदय, कर्म का उदय हो रहा है। ठीक है, उसमें होता क्या है, कर्म के उदय में, कर्म के उदय स्पेसिफिकली अगर बात करें घाती कर्मों की, तो उसमें क्या होता है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है। ठीक है, तो दूसरे कॉलम, अच्छा दूसरे कॉलम का हेडिंग नहीं दिया होगा, दूसरे कॉलम का हेडिंग देना है क्या होता है, इस कर्म की अवस्था में क्या होता है, और तीसरे कॉलम का हेडिंग देना है परिणाम, फलस्वरूप क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो दूसरा कॉलम में क्या लिखना है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है, और परिणाम क्या लिखेंगे, उसके फलस्वरूप क्या होता है, जीव का स्वभाव बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता है। ठीक है, जब सर्वघाती, थोड़ा सा मैं फिर से कह रहा हूँ, टेक्निकल टॉपिक है, ध्यान से समझना। हो सकता है मैं आपको शायद आधे घंटे बाद ही कुछ रिपीट कर पाऊँ आप पूछने पर। ठीक है, अपनी तरफ से मैं रिपीट कर दूंगा, परंतु आप पूछने पर मैं शायद ही आधे घंटे बाद रिपीट कर पाऊँ। ठीक है, चलिए तो ध्यान से सुनिए। और परिणाम में क्या लिखना है, स्वभाव बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता है। ठीक है, ये तो आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आई थी बीच में, आप अब बीच में गई थी, आप वापस बोलेंगे। बस ठीक है। देखिए हाँ, कहाँ तक आपको, कहाँ तक सुनाई दिया था, वही सर्वघाती कर्मों का उदय। हाँ अच्छा, क्या होता हाँ है, तो सर्वघाती कर्मों का उदय, तो क्या होता है में लिखना है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय पाया जाता है। मैं जो कह रहा हूँ वैसे ही लिखते जाइए, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय पाया जाता है। नहीं आ रही है। हाँ, अब आपको तो सब आवाज गई ना, अब एक जी को बोलना पड़ेगा। चलो, इंटरनेट ने तो फिर से रिपीट करवा ही दिया। ओके, मैं सेकंड कॉलम में लिखना है सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है। ठीक है, उसके परिणाम में क्या लिखेंगे, परिणाम में आपको ये लिखना है स्वभाव बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता है, स्वभाव पूरा ढका रहता है। ठीक है, ये तो हो गई उदय की बात। जैसे उदाहरण, उदाहरण ना लिखे, उदाहरण वैसे आपको पता ही है, बस समझाने के लिए। जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो केवल ज्ञान स्वभाव है वो पूरा ढका हुआ है, हमें अभी मन पर्यय ज्ञान नहीं है। तो मन पर्यय ज्ञान नहीं, तो मन पर्यय ज्ञान का उदय है क्या, मन पर्यय ज्ञानावरण के जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका उदय है, उसकी वजह से हमें मन पर्यय ज्ञान नहीं हो रहा है। अवधि ज्ञान का भी क्या कहेंगे, सेम, हमें वर्तमान में अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, इसलिए अवधि ज्ञान नहीं हो रहा है। ठीक है, बस इतना, ये तो हो गई उदय की बात। अब दूसरी अवस्था क्या है, दूसरी अवस्था है उपशम की। उपशम मतलब क्या, उपशम मतलब ना कर्म का उदय है, और एक मिनट में जो लिखा है मैं वैसे ही बताऊं, हाँ एक मिनट, हाँ, सर्वघाती तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होता। लिखेंगे क्या होता है, मैं लिखेंगे सर्वघाती तथा देशघाती स्पर्धकों का, दोनों का भी उदय नहीं होता। ब्रैकेट में लिखेंगे थोड़े काल के लिए। और परिणाम में लिखेंगे शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है, परिणाम में लिखेंगे शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है, ब्रैकेट में कुछ काल के लिए। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं, वैसे अपनी चर्चा हुई है परंतु मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि हाँ काम में आएगा ये पूरा। देखिए
उपशम में हुआ क्या है, जितनी भी मिट्टी थी, जो जितना भी मलिन पानी था, निर्मली या कतकफल घुमाने से पूरी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, बराबर। उससे क्या हुआ, पूरा निर्मल पानी आ गया, ठीक है। माना कि जो मिट्टी है वो थोड़े ही काल के लिए नीचे बैठी है, जब कोई हिलाएगा फिर से मिक्स हो जाएगी, बराबर। परंतु जितने काल के लिए नीचे दबी हुई है उतने काल के लिए पानी तो शुद्ध और पूरा शुद्ध है। हाँ, उसमें ऐसा नहीं कि थोड़ी भी मलिनता है, वो पूरा शुद्ध पानी है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं उपशम। यहां पर क्या हो रहा है, ना देशघाती स्पर्धकों का उदय है, ना ही सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, ठीक है। जैसे दर्शन मोहनी का उपशम, सिंपल है, उपशम तो मात्र मोनियम में होता है, तो अपन दर्शन मोहनी का उपशम ले सकते हैं। जब अपन औपशमिक सम्यक्तु की अवस्था कहते हैं, वहां पर दर्शन मोहनी का उपशम ही तो होता है, बस वो वाली अवस्था, ठीक है। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, औपशमिक सम्यक को प्रकट हुआ, ठीक है। अब तीसरी अवस्था लिखेंगे, क्षय। क्षय में लिखना है सर्वघाती तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होता है, पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्षय के लिए लिखना है। क्षय के लिए क्या लिखेंगे, हमेशा करेक्ट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, परफेक्ट, हमेशा के लिए। अब हमेशा के लिए सर्वघाती और देशघाती स्पर्धकों का अभाव हो गया है। जैसे जैसे हाँ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ठीक है। केवल ज्ञान में से घटित करना आसानी से केवल ज्ञान का उदाहरण लेते हैं। केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, केवल ज्ञानावरण जो कर्म प्रकृति थी और उसके जो सर्वघाती स्पर्धक थे वो हमेशा के लिए खत्म हो गए, अब कभी भी उनका उदय नहीं होगा, ठीक है। या जितने भी मति ज्ञानावरण के क्या कहना चाहिए, कर्म थे, मति ज्ञानावरण का जो कर्म था उसके देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक वे भी खत्म हो गए, तब जाकर के केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात और, केवल ज्ञान प्रकट होने के लिए सिर्फ केवल ज्ञानावरण का अभाव होना जरूरी नहीं है। केवल ज्ञानावरण के साथ साथ बचे हुए जितने भी है वे सबका अभाव होता है। क्यों, अरे एक का भी आवरण कहेंगे तो वे पूर्ण ज्ञान नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। तो पांचों के अभाव में एक ज्ञान प्रकट हुआ है, पांचों जो ज्ञानावरण के भेद थे उसके अभाव में वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, ठीक है। दर्शनोपयोग के लिए भी ऐसा ही लगा लेना, केवल दर्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर परिणाम में क्या लिखेंगे, शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है, फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा के लिए। एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया, हमेशा के लिए प्रकट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक सभी जन फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब चौथी अवस्था लिखिए क्षयपशम की। क्षयपशम की परिभाषा क्या है, वर्तमानकालीन, अभी कुछ मत लिखिए, मैं जैसे कहूँगा वैसे लिखिए। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम, और वर्तमानकालीन किन्हीं देशघाती स्पर्धकों का उदय। मतलब क्षयोपशम में भले ही नाम से ख्याल में आ रही कि क्षय है उपशम है, परंतु यहाँ सिर्फ क्षय और उपशम नहीं है, क्षय उपशम और उदय भी समझना, ठीक है। फिर से क्षयोपशम में सिर्फ क्षय और उपशम नहीं होता है, क्षय उपशम के साथ साथ उदय भी होता है। अभी परिभाषा से ही घटित होती है बात कि वहां पर देशघाती स्पर्धकों का उदय पाया जाता है, ठीक है। जैसे मति ज्ञान का क्षयोपशम है, ठीक है, मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ। अब मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ मतलब क्या, उसके जितने भी सर्वघाती स्पर्धक थे वर्तमानकालीन उन स्पर्धकों का हो गया उदयाभावी क्षय, उसका भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम, मतलब सत्तारूप बने और उपशमित हो गए, ठीक है। और किन्हीं देशघाती स्पर्धकों का उदय, देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा ना, फिर वो क्षयोपशम कह रहा है। जो अपन को, हम आप सभी जो जानते हैं, जो जानने का क्या काम हो रहा है, एक क्षयोपशम में हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर सिर्फ 3 बातें लिखनी है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब भविष्यकालीन वर्तमानकालीन अभी मत लिखिए, अपन बस समझने के पर्पज से लिख रहे हैं क्या होता है, इसमें लिखना है, ठीक है। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्हीं का सदवस्थारूप उपशम, उन्हीं का सदवस्थारूप उपशम। पहला क्या लिखा है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, दूसरा उन्हीं का सदवस्थारूप उपशम,
और तीसरा लिखना है सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। यहाँ पर अंडरलाइन क्या क्या करेंगे आप? हाँ तीसरा, हाँ वही तो देखिए, अरे मुझे बताइए, देशघाती का उदय होगा तो पहले अपन बात कर चुके हैं, वहां तो स्वभाव प्रकट ही नहीं होगा, बराबर। देशघाती का उदय होगा तभी तो अपन कहेंगे कि वह स्वभाव का अंश प्रकट है। मति ज्ञान जो थोड़ा बहुत हमारा प्रकट है, उस देशघाती स्पर्धकों का उदय पाया जा रहा है, इसलिए पाया हो रहा है, ठीक है। अगर सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता तो फिर मति ज्ञान भी नहीं होता, समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया? हाँ बराबर। अच्छा मैं नहीं, पहले इसमें सर्वघाती, मैं फिर से बताता हूँ। पहला पॉइंट है सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, दूसरा पॉइंट उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम, और तीसरा पॉइंट देशघाती स्पर्धकों का उदय, ठीक है। सर्वघाती नहीं, सॉरी, देशघाती स्पर्धकों का उदय। अब यहाँ पर अंडरलाइन क्या क्या करेंगे? क्षय, उपशम और उदय, इन तीनों को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। हाँ, आप चाहे तो ना किसी को भी पूछना, बताना भाई साहब, बताना बहन जी, क्षयोपशम में क्या क्या होता है? कर्म का क्षय होता है, उपशम होता है, क्या होता है? वे आपको यही उत्तर देंगे। क्या पूछते हैं हमको भी? क्षय और उपशम होता है, परंतु गलत। क्षय होता है, उपशम होता है, साथ साथ उदय की भी एक प्रक्रिया होती है। ये बात भूलना नहीं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्षयोपशम में क्या होता है? क्षय भी होता है, उपशम भी होता है, क्षयोपशम भी होता है, ठीक है। चलिए, अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप कुछ अंश स्वभाव का कुछ अंश प्रकट होता है, ठीक है। शुद्ध स्वभाव का, अब शुद्ध स्वभाव भी क्या कहे, परंतु स्वभाव का कुछ अंश प्रकट होता है, इतना ही लिखिए, ठीक है। स्वभाव का कुछ अंश प्रकट होता है। जैसे मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, मतलब ज्ञान का उतना उघाड़ पाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब इतनी चर्चा होने के बाद हमें एक विशिष्ट प्रकरण की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब सामने ग्रंथ अभी कोई नहीं खोलेगा, कोई ग्रंथ नहीं खोलेगा, मैं यहाँ से पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर फटाफट 10 मिनट में अपना पढ़ करके हो जाएगा, ठीक है। अभी बस यहाँ पर उपयोग दीजिए। प्रश्न है सामने वाले का, सामने वाला ये पूछता है, शंकाकार ये पूछता है, क्यों साहब? क्षयोपशम है, ध्यान देना, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। क्षयोपशम है, आपने अभी अभी कहा कि किसी एक जीव को एक काल में एक ही विषय का ज्ञान होगा, बराबर। एक काल में एक ही विषय का ज्ञान होगा, तो आप क्षयोपशम भी उतना ही कहो। देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, जितना वर्तमान का विषय तुम कह रहे हो, जितने विषय को ग्रहण कर रहे हो, क्षयोपशम भी उतना ही कहो, क्योंकि उतना ही उघाड़ है, ठीक है। हाँ, आप ऐसा क्यों कहते हो कि बहुत सारा क्या क्या कहना चाहिए, एक विषय नहीं अनेक विषय जानने की ताकत है, ठीक है। क्षयोपशम तो आप कहते हो कि अनेक विषयों का है, ये तो ठीक, एक बात रही। दूसरा पॉइंट वो ये पूछता है, दूसरा प्रश्न ये पूछता है, और शक्ति की ही बात है, तो शक्ति तो केवल दर्शन केवल ज्ञान की है, आप क्षयोपशम की अपेक्षा कैसे बात करते हो? देखो देखो, आप चाहे तो ना ऐसे लिखिए, प्रश्न, शंकाकार का प्रश्न या शंकाकार, इतना लिखिए। शंकाकार कहता है, क्वेश्चन 1, क्षयोपशम इज इक्वल टू उपयोग। अपन थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में बना रहे हैं, तो आपको आसान हो जाएगा। शंकाकार क्या कहता है? क्षयोपशम इज इक्वल टू उपयोग, मतलब जितना उपयोग है क्षयोपशम भी उतना ही कहो, एक। और पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखिए, क्षयोपशम इज इक्वल टू केवल ज्ञान केवल दर्शन, क्योंकि शक्ति तो अच्छा, उसके साथ ऐसे लिखिए, क्षयोपशम ब्रैकेट शक्ति, ठीक है, क्षयोपशम ब्रैकेट शक्ति केवल दर्शन केवल ज्ञान की है,
ठीक है। अब देखो पंडित जी साहब क्या उत्तर देते हैं। पहले पंडित साहब क्या उत्तर देते हैं इसको समझाने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर चार्ट बनेगा इसका, जो मैं कह रहा हूँ अभी उसका चार्ट बनेगा। हाँ, ऊपर लिखिए शक्ति, ठीक है। उत्तर के स्वरूप चालू कर सकते हैं आप, उत्तर और चालू कर सकते हैं। शक्ति, हेडिंग देनी है शक्ति, उसके 2 ब्रांचेस खुलेंगे, शक्ति और उसके 2 ब्रांचेस खुलेंगे। एक का नाम है त्रिकाल शक्ति और एक का नाम देना है क्षणिक शक्ति, जिसे आप पर्याय शक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 2 ब्रांचेस क्या बनने हैं, त्रिकाल शक्ति और एक पर्याय शक्ति, ठीक है। अब पर्याय शक्ति के अब पुनः 2 भेद कीजिए, 2 ब्रांचेस निकलेंगे उसके पर्याय शक्ति के, एक व्यक्त दूसरा अव्यक्त। एक है व्यक्त दूसरा है अव्यक्त, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए यहां पर अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, चार्ट बनाना हो गया, अब थोड़ा सुनिए। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का एक सूत्र है क्या, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रिय। भावेंद्रिय के 2 भेद, एक लब्धि और एक उपयोग। ये भावेंद्रिय क्या चीज है बताना जरा, भावेंद्रिय क्या चीज है। भावेंद्रिय मतलब क्या, भावेंद्रिय मतलब तुम्हारा क्षयोपशम। भावेंद्रिय मतलब ही क्षयोपशम, ये भूलना नहीं, क्योंकि और मुझे अच्छे से याद है, आपने प्रवेशिका में इसकी चर्चा की है। भावेंद्रिय बोले तो क्षयोपशम समझना चाहिए, ठीक है। इसे आप अभी क्या कह सकते हैं, प्रगट पर्याय भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रगट पर्याय भी कह सकते हैं। तो सुनना, यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग किया जा रहा है, अब धैर्य से सुनिए, शांति से सुनिए। मैं खुद से फिर से एक बार रिपीट करने वाला हूँ, तो हाँ चिंता मत कीजिए, पर आप बस सुनते जाइए, मनो धैर्य से सुनते जाइए आप। देखिए मैं चाहे तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अपन ने शक्ति 2 प्रकार से देखी, कौन सी 2 शक्तियाँ, एक त्रिकाल शक्ति और एक पर्याय शक्ति, ठीक है। अब पर्याय शक्ति के अपन ने पुनः 2 भेद किए, क्या, एक व्यक्त और एक अव्यक्त, ठीक है। अब इतना चार्ट हो गया, 2 मिनट के लिए चार्ट को बाजू में रखिए। मैंने आपको साथ ही साथ एक तत्वार सूत्र का सूत्र बताया, क्या, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। भावेंद्रिय मतलब ही जो हमारी प्रगट पर्याय है, जो हमारा क्षयोपशम है, उसके 2 भेद, क्या, लब्धि और उपयोग, ठीक है। क्या है लब्धि और क्या है उपयोग समझना, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। प्रसिद्ध उदाहरण है, राम अभी रणभूमि में है, धनुष ताने हैं और बराबर निशाना साधा है रावण की छाती पर, ठीक है। प्रश्न है मेरा, क्या राम इस समय में सम्यक ज्ञानी है या नहीं है। सीधा सरल प्रश्न है, कोई घुमा फिरा करके प्रश्न नहीं पूछा है। राम इस समय में जब बाण चला रहे तब उस समय में सम्यक ज्ञानी है या नहीं है, है। प्रश्न है मेरा, सम्यक ज्ञानी मतलब क्या, आप रूप को जान पुनः सम्यक ज्ञान फला। भाई सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा करेंगे, आप रूप को जान पाना वो सम्यक ज्ञान है। प्रश्न है, क्या वर्तमान में आत्मा को जान रहे हैं, क्या नहीं जान रहे हैं। वर्तमान में कहाँ आत्मा को जान, वर्तमान में तो ज्ञान का विषय रावण बन रहा है, आत्मा थोड़ी ना बन रहा है, फिर भी उनको सम्यक ज्ञानी कैसे कहा। तो यहीं पर बात आती है 2 कंसेप्ट्स की, एक लब्धि और एक उपयोग। जो वर्तमान में विषय बन रहा है व्यापार रूप है, समझना फिर से एक और टेक्निकल वर्ड, जो व्यापार रूप है मतलब जिसका काम चल रहा है, जो अभी यूज में आ रहा है, उसे कहते हैं उपयोग, हाँ। और जो अभी यूज में नहीं आ रहा है, गोडाउन में पड़ा है, उसे कहते हैं लब्धि, ठीक है। तो यहां पर उपयोग का विषय कौन बन रहा है, राम के लिए उपयोग का विषय कौन बन रहा है अभी,
रावण। बराबर। और लब्धि का विषय उनकी अपनी आत्मा। ठीक है। और जब यही बात अष्टानिका प्रारंभ हो गई, वे आत्म ध्यान में लीन हो गए, तो मुझे बताइए उस समय में ज्ञान का विषय कौन, उपयोग में कौन है और लब्धि में कौन है? अब बताइए मुझे। आत्मा है उपयोग में। बराबर। और लब्धि में? लब्धि में रावण। बराबर, लब्धि में रावण। ठीक है। कितने जनों को टफ लग रहा है यहां तक? टफ नहीं लगना चाहिए। टफ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। फोकस होगा, अल्टीमेटली जो काम करना चाह रहा है उसी पे फोकस होगा। उसी को कहते हैं उपयोग। जो और उसके लिए शास्त्रीय शब्द क्या मिलता है? जो ज्ञान व्यापार रूप हो उसे कहते हैं उपयोग। ठीक है। अब देखो, मैं जो अपना चार्ट बनाया था ना अभी शक्ति का, अब उसके नीचे लिखना चालू कीजिए। ठीक है। जो त्रिकाल शक्ति है उसके नीचे एरो करके लिखेंगे केवल ज्ञान केवल दर्शन। सब समझ में आएगा आपको, कुछ टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आएगा। बस मैं जैसे कह रहा हूं वैसे फॉलो करते जाइए। त्रिकाल शक्ति के नीचे लिखेंगे केवल ज्ञान केवल दर्शन। फिर जो पर्याय शक्ति थी उसमें अपन ने दो भेद बनाए थे, व्यक्त और अव्यक्त। तो अव्यक्त के नीचे लिखेंगे लब्धि और व्यक्त के नीचे लिखेंगे करेक्ट, उपयोग लिखेंगे। ठीक है। अब देखो सामने वाले का अब अपन फिर से प्रश्न की तरफ जाते हैं। ठीक है। अब प्रश्न, शंकाकार प्रश्न क्या कहता है? शंकाकार ये पूछता है कि जितना उपयोग है क्षयक्षम भी उतना ही कहो। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली व्यापार रूप तो उतना ही हो रहा है, काम तो अभी उपयोग का ही हो रहा है ना, तो क्षयक्षम भी उतने का ही कहो ना। तो बात वैसी नहीं है। तो उत्तर ऐसा लिखेंगे कि क्षयक्षम इज इक्वल टू लब्धि प्लस उपयोग। ठीक है। क्षयक्षम इज नॉट ओनली इक्वल टू उपयोग। क्षयक्षम सिर्फ उपयोग नहीं है, क्षयक्षम में उपयोग के साथ साथ लब्धि भी आ जाती है। ठीक है। और इसी को अपन पर्याय शक्ति के नाम से जानते हैं। वर्तमान में जो हमारी पर्याय शक्ति है, और समझना लब्धि और उपयोग ये दोनों भी प्रगट पर्याय के अंश है। ऐसा नहीं है कि अप्रगट है, ये प्रगट पर्याय में ही जो व्यक्त अव्यक्त है, समझना प्रगट पर्याय में ही जो व्यक्त अव्यक्त है उसे लब्धि उपयोग कहा जाता है, उपयोग लब्धि कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब उसका दूसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न क्या था? शंकाकार का दूसरा प्रश्न क्या था? बराबर। जब आप क्षयक्षम अर्थात शक्ति कह ही रहे हो तो शक्ति तो केवल ज्ञान केवल दर्शन की है, फिर आप मात्र उपयोग और लब्धि की बात क्यों करते हो? ठीक है। आप सिर्फ लब्धि और उपयोग की बात क्यों करते हो जबकि शक्ति तो केवल ज्ञान की है? तो उसके लिए क्या उत्तर लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे केवल ज्ञान केवल दर्शन की शक्ति यह त्रिकाल शक्ति है, जबकि लब्धि की जो शक्ति है वो मात्र पर्याय शक्ति है, उतने काल के लिए वो शक्ति कही गई है। ठीक है। अब इसके लिए मैं बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। ठीक है। पहले मैं अपना एक उदाहरण दूंगा, फिर पंडित जी साहब का उदाहरण दूंगा, आपको बात बराबर क्लियर हो जाएगी। देखिए, मान के चलिए किसी के पास 100 करोड़ रुपए है। ठीक है। बहुत बड़ी रकम है, 100 करोड़ रुपए है किसी के पास। ठीक है। अब उसमें से 90 करोड़ की मान के चलिए उसने एफडी कर रखी है। ठीक है। बैंक में उसने जमा करके एफडी करा दी है। बचे कितने उसके पास? 10 करोड़ रुपए। अब कई बार ऐसे होता है ना कि बैंक कहती है कि आप एक दिन में मात्र 1 करोड़ का ही व्यवहार कर सकते हैं। बैंक भी कभी ऐसा लिमिट लगाती है, बराबर,
कि आप कितने जनों ने एक्सपीरियंस किया है कि आप स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, 10 लाख 20 लाख 25 लाख जो कुछ भी है। आधार लगाना पड़ता है ना आजकल। हाँ, जो कुछ भी है बराबर, बड़ा स्पेसिफिक लिमिट होती है जिसके ऊपर आप नहीं कर सकते। ठीक है, मान के चलिए बैंक ने लिमिट लगाई है कि आप 1 करोड़ तक का ही व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस उदाहरण से आप जरा समझते हैं। प्रश्न है मेरा, जो व्यक्ति है उसकी त्रिकाल शक्ति कितनी है? उस व्यक्ति की त्रिकाल शक्ति कितनी है? त्रिकाल मतलब अभी अपने एग्जाम्पल में फिट कीजिए, उस व्यक्ति की शक्ति कितनी है? क्या? केवल ज्ञान केवल दर्शन। अरे उदाहरण में बताइए, उदाहरण में पूछ रहा हूं मैं, जो अभी उदाहरण दिया वहां पर त्रिकाल शक्ति क्या कहेंगे? 100 करोड़ की शक्ति बराबर। सुनिए 100 करोड़ की टोटल शक्ति है। ठीक है, कंप्लीट मैक्सिमम त्रिकाल शक्ति उसके पास हमेशा 100 करोड़ है। ठीक है, जिसमें से 90 करोड़ तो एफडी बनाए रखे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में वो काम में आ रहे हैं क्या? वो 90 करोड़ जो पड़े हैं क्या वो काम में आ रहे हैं? वो काम में नहीं आ रहे, तो उसको भी बाजू में रख दो। तो अभी यूज में कितने हैं? 10 करोड़। ठीक है, फ्री फ्लो तुम्हारे पास 10 करोड़ का ही है, इसी को कहते हैं प्रगट शक्ति। प्रगट तुम्हारे पास कितना है? ये तुम्हारे पास 10 करोड़ है। ठीक है, उसमें भी बैंक ने एक लिमिट लगा रखी है कि तुम 1 करोड़ के ऊपर व्यवहार नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। ये क्या हो गया? उस वर्तमान शक्ति की प्रकट व्यक्तता। वर्तमान शक्ति तो है 10 करोड़ की, परंतु तुम उसको सिर्फ 1 करोड़ तक ही व्यक्त कर सकते हो। इसी को कहते हैं उपयोग। 1 करोड़ तक का हो गया उपयोग, बचा हुआ 9 करोड़ हो गई लब्धि, और जो 90 करोड़ है वो तो शक्ति रूप से ही पड़ा है, वो अभी काम में नहीं आ रहा है। कितने जनों को उदाहरण समझ में आया? मुझे साफ साफ ईमानदारी से बताइए। मुझे लग रहा है आपके इस एग्जांपल से तो समझ में आ ही जाना चाहिए। अच्छा इट्स वेरी 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 क्या बोलेंगे, क्रिस्पी। अच्छा ओके, आपको समझ में नहीं आया? आना होगा उसको भी आएगा। अच्छा नहीं आना होगा उसको भी आ जाना चाहिए। पैसे का मामला है साहब, सबको समझ में आ जाता है, और करोड़ की बात करें तो जल्दी समझ में आता है। हाँ जल्दी समझ में आता है पैसे का मामला जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो कोमल जी, शशि जी, आपको समझ में आया क्या? ओके ओके, ठीक है। अब ये उदाहरण मैंने मेरी तरफ से दिया, ये मेरा उदाहरण था। अब पंडित जी साहब क्या उदाहरण देते हैं उसको भी समझ लेते हैं। बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं वे कहते हैं जैसे कोई पुरुष बहुत सारे गांवों को जाने के लिए निकला, मान के चलिए टूर पे निकला है वो। ठीक है, पंडित साहब के उदाहरण को मैं अपने शब्दों में एक्सप्रेस करता हूँ। वो टूर पे निकला है, अब फ्री मतलब एकदम क्या कहना चाहिए, मुसाफिर होकर के निकला है, जहाँ क्या कहते हैं, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी फिर भी निकले हैं मंजिल की खोज में, और जो कुछ भी है, तो उसमें बस ऐसे निकल पड़ा है वो। मतलब मैं पाकिस्तान जाऊंगा, चीन जाऊंगा, अफगानिस्तान जाऊंगा, रशिया जाऊंगा, यूक्रेन जाऊंगा, मुझे पता नहीं, बस मैं निकल पड़ा। तो बहुत सारे स्थानों पर जाने के लिए निकला, परंतु किसी ने कहा थांबा, रुको, तुम सिर्फ इन 5 जगहों पर ही जाओगे। ठीक है, तुम सिर्फ इन 5 जगहों पर, उसने नाम भी दे दिया, तुम चीन जाओगे, पाकिस्तान जाओगे, सीरिया जाओगे, अफगानिस्तान जाओगे और बांग्लादेश जाओगे आप समझ सकते हैं कि मैंने नाम भी कैसे लिए हैं तो सिर्फ इन्हीं 5 देशों में जाओगे तुम। ठीक है, तो अब उसके लिए एक लिमिट लगा दी भारत सरकार ने कहा तुम बाकी कहीं नहीं जाओगे, सिर्फ 5 देशों में जाओगे। ठीक है, अब वो जैसे ही जाने को हुआ, प्रश्न है मेरा, क्या 5 देशों में एक साथ जाएगा? एक के बाद संभव ही नहीं। एट टाइम एक, मान के चलिए सबसे पहले वो श्रीलंका गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर भी सेम। अब मुझे बताइए उस पुरुष की घूमने की कितनी शक्ति है? पूरी दुनिया, वो जहाँ चाहे, मैंने क्या कहा था, वो मुसाफिर बन के निकला है,
जहां रास्ता लेकर के जाए वो वहां पर चल जाएगा, ठीक है। अमेरिका जाना है अमेरिका जाएगा, कनाडा जाना है कनाडा जाएगा, मेक्सिको जाना है वहां जाएगा, मतलब जहां रास्ता ले जाए वहां, मतलब शक्ति तो उसके सारे देश को घूमने की है, ठीक है। परंतु भारत सरकार ने कहा भाई और बहनों मित्रों, आज से हम सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, लंका और सीरिया इन देशों में ही घूमेंगे। मतलब उदाहरण है मेरा, ठीक है। तो भाई और बहनों कह करके, मित्रों कह करके सिर्फ एक लिमिट लगा दी, क्या कि तुम इन 5 देशों में जा सकते हो। ये क्या हो गई, ये तुम्हारी प्रगट पर्याय, प्रगट शक्ति होगी, तुम इन 5 देशों में ही जा सकते हो। उसमें भी क्या 5 में एक साथ जा सकते हैं? नहीं, 5 देशों में भी व्यक्तित्व तो तुम्हारा एक ही का हो रहा है, इसी को कहते हैं उपयोग। अब इसी प्रकार से पंडित जी साहब सिद्धांत भी घटित करते हैं कि जिस प्रकार ये हमने उदाहरण दिया उसी प्रकार सिद्धांत भी लगा लेना। क्या? शक्ति तो है तुम्हारी केवल ज्ञान केवल दर्शन की, परंतु वो क्या है, शक्ति रूप से पड़ी हुई है, वो पूरी शक्ति रूप से पड़ी हुई है। उसमें से भी क्या करें, परंतु जो तुम्हारा ज्ञान है वो ज्ञान में जो वर्तमानकालीन ज्ञान है उसको कहेंगे तुम्हारी प्रगट पर्याय। जितना तुम्हारा वर्तमान का ज्ञान है उसको कहेंगे प्रगट, पूरा मिला जुला करके वो वर्तमान का ज्ञान। उसमें जितना तुम अभी काम में ला रहे हो, जितना यूज कर रहे हो, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान देना, जितना तुम यूज कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उसे कहेंगे उपयोग। और जितना यूज नहीं कर रहे हो, बैग में बंद पड़ा है, उसे कहेंगे लब्धि। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, हाँ, जानने की मुझे कितनों का ज्ञान है, मुझे छेड़ाला का भी ज्ञान है, मुझे प्रवेशिका का भी ज्ञान है, मुझे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी ज्ञान है, ठीक है। परंतु वर्तमान में उपयोग रूप ज्ञान क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। लब्धि रूप ज्ञान कौन सा है? छेड़ाला प्रवेशिका, ठीक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कहना चाहे तो दूसरे अध्याय में भी ये वर्तमान का प्रकरण, वर्तमान के प्रकरण में भी वो विशिष्ट लाइन जो अपन अभी चर्चा में कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो यूज में आ रहा है उसे कहते हैं उपयोग। इसलिए पंडित जी साहब ने समाधान तो ये दिया कि जो क्षयक्षम तो सिर्फ उपयोग को कह रहा है वो संभव नहीं है, क्योंकि प्रगट पर्याय का सिर्फ एक अंश नहीं हुआ करता, प्रगट पर्याय के 2 अंश हुआ करते हैं, एक तुम्हारा उपयोग और एक तुम्हारी लब्धि, ठीक है। और रही बात तुम्हारी केवल ज्ञान शक्ति की, सो तो त्रिकाल शक्ति है, उसे क्षयक्षम नहीं कहा जा सकता, वो क्षयक्षम नहीं है, वो तो त्रिकाल शक्ति है, ठीक है। बस इस प्रकार से सिद्धांत भी पंडित जी साहब ने घटित किया है। अब अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे दिया है, अब बचा है सिर्फ अपना पढ़ना, बस रीडिंग बचा है, फटाफट हो जाएगा, अभी कुछ बचा नहीं है। ओके, कोमल जी, शशि जी, आपको कुछ पूछना है? चलिए, हाँ, अब अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रश्न है। कोई पढ़ना चाहेगा? नहीं, एक काम करते, चलिए मैं ही पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ, मुझे अपने हिसाब से अभी थोड़ा पढ़ना है। देखिए, पृष्ठ क्रमांक 36 पर आकर के रुके, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, जहां पर शंकाकार प्रश्न पूछता है। आ गए सभी जन? आ जाए तो सभी जन आ जाए तो बताना, एक जन भी रुको। ओके ओके, ठीक। यहां प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है। मैंने सिर्फ जानने की अपेक्षा बात की, वैसे ही देखने के ऊपर लगा लेना। देखना मतलब दर्शनोपयोग का भी वैसे ही लगा लेना, अपन ने पूरा जानने की अपेक्षा बात की है, ठीक है। एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है, तो इतना ही क्षयक्षम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो? बराबर, अपन ने वही से चालू किया था, जितना जानना और देखना हो रहा है उतना ही क्षयक्षम को बहुत क्यों कहते हैं, ठीक है। और तुम कहते हो कि क्षयक्षम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। अब शंकाकार के 2 प्रश्न हैं, ठीक है, तो उसका उत्तर उदाहरण से देते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ में उदाहरण दिया, अगले पैराग्राफ में डिट्टो वर्ड्स कॉपी करके सिर्फ कुछ वर्ड्स कंट्रोल से क्या कहते हैं, कंट्रोल रिप्लेस कर दिए, ठीक है, कंट्रोल एच कर दिए। हाँ, समाधान, जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है। क्या कहा फिर से? अपने उदाहरण में क्या था?
कितने ही देशों में घूम सकता है, अब या 100 करोड़ की उसके पास ताकत है। तथा उसे किसी ने रोका और यह कहा कि 5 ग्रामों में जाओ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ। 5 ग्रामों में जाओ परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ। वहां उस पुरुष के बहुत ग्राम जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, जिसे अपन क्या कह रहे थे, त्रिकाल शक्ति। उसी को अपन द्रव्य अपेक्षा शक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकाल शक्ति तो क्या कहेंगे उदाहरण में, बहुत ग्राम में जाने की। ओके, अन्य काल में सामर्थ्य हो परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। अन्य काल में होगी, वर्तमान में वो सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक गमन नहीं कर सकता। किसी ने रोक करके कहा तो 5 ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। तथा 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है। फिर से 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य या शक्ति है, सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है, गमन 5 में कर सकता है, परंतु तथा व्यक्तता एक दिन में 1 ग्राम को गमन करने की ही पाई जाती है। व्यक्तता मतलब जिसे अपन उपयोग कह रहे हैं, 1 करोड़ तक ही तुम खर्च कर सकते हो, यही तुम्हारी व्यक्तता है। ठीक है, हाँ, उसी प्रकार इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति है, बराबर। तथा उसे कर्म ने रोका और इतना क्षयक्षम हुआ कि स्पर्शादिक विषयों को जानो। अब देखो पंडित साहब ने 5 ही ग्राम क्यों लिए, 6 भी ले सकते थे। 5 ही क्यों लिए, 6 भी ले सकते थे, 10 भी ले सकते थे, 50 भी ले सकते थे। ज्ञान के 5 वेद है इस अपेक्षा से नहीं वैसे कोई वैसा भी विचार कर सकता है, परंतु यहां पर वो नहीं कहना चाहते हैं। यहां पर 5 ज्ञान के भेद नहीं, 5 इंद्रियों की तरफ संकेत है। 5 ग्राम कह करके 5 इंद्रियों की तरफ संकेत है, 5 इंद्रियों के द्वारा जान सकते हो। हालांकि लेने को 6 भी ले सकते थे, मन लेने को वो भी ले सकते थे, परंतु ठीक है, मन को यहाँ पर गर्वित कर करके बात कर रहे होंगे कि स्पर्शादिक विषयों को जानो या देखो, परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। वहां इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। वर्तमान में वो सामर्थ्य नहीं है, वर्तमान पर्याय। हाँ, वर्तमान ऐसा है, वर्तमान में द्रव्य रूप से तो है ही, वर्तमान पर्याय अपेक्षा वो पर्याय में उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। जितनी ताकत है उतना ही खर्च कर सकता है, ताकत के बाहर वो खर्चा नहीं कर सकता है। तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है। तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। वर्तमान देखने ताकत देखने जानने की एक ही की पाई जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। अब अगला प्रश्न देखते हैं थोड़ा। यहां फिर प्रश्न है, ऐसा तो जाना, अब ठीक है, मान लिया आप जो कहते हो वो तो ठीक है, मान लिया, परंतु क्षयक्षम तो पाया जाता है और बाह्य इंद्रियादिक का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है। सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। देखो क्या कह रहा है, क्षयक्षम तो पाया जाता है पर क्षयक्षम से कभी जानना ही नहीं होता है, कभी कम जानना होता है, कभी अन्यथा जानना होता है। ठीक है, सॉरी, क्षयक्षम की वजह से नहीं, बाह्य इंद्रियों के निमित्त से। अपन ने देखा था ना, वो चश्मे का उदाहरण देखा था, अगर स्क्रैचेस आ जाए तो दिखेगा ही नहीं, कम स्क्रैचेस हो तो कम दिखेगा, और कभी चश्मे में नंबर गलत हो तो कुछ का कुछ दिख जाएगा, बराबर। तो उसी प्रकार इंद्रियों की भी बात है
अगर इंद्रियों का अन्यथा निमित्त हो तो देखना जानना या तो होगा ही नहीं, या तो कम होगा, या तो अन्यथा होगा। 3 अवस्थाएं बताइए, ठीक है। तो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा, सिर्फ कर्म ही थोड़ी निमित्त है, बाकी इंद्रियों की भी तो काम बात है यहाँ पर। तो समाधान देखिए क्या कहते हैं। जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को 1 दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर के जाओ। वहाँ वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो न जाना हो, या थोड़ा जाना हो, या अन्यथा जाना हो। देखो किंकर मतलब किंकर म्हणजे भाटो खडो काही वो तो कंकड़ हो गया। यहाँ पे नौकर है। हाँ बराबर, किंकर मतलब यहाँ पर नौकर लेना, नहीं तो कई लोग किंकर का अर्थ कई विपरीत भी ले लेते हैं। नहीं, किन्नर तो है ही, कोई किंकर के रूप में भी कोई अलग अर्थ ले लेता है। तो यहाँ पर किंकर मतलब नौकर लेना है, नौकर, ठीक है, नौकर लेना है। दास कुछ भी कह सकते हैं, हेल्पर, अच्छे भाषा में कहना तो हेल्पर है, तो इस हेल्पर को साथ में लेकर के जाओ। अब कोई आपने हेल्पर अपने साथ लेकर के गए, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि रास्ते में हेल्पर आपको हेल्प करने के बजाय आप ही हेल्पर की सेवा कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे जाना ही नहीं हुआ, या बहुत कम आगे बढ़ पाए, या हेल्पर ने आपको, टांगे वाले ने, घोड़े वाले ने आपको अलग ही दिशा लेकर के गए, तो अन्यथा ही ग्राम में जाना होगा, ठीक है। वहाँ वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना न हो, या थोड़ा जाना हो, या अन्यथा जाना हो। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षयक्षम हुआ है कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो। अब यहाँ पर बाह्य निमित्त के लिए किंकर का उदाहरण दिया है, ठीक है। मतलब बाह्य द्रव्यों का भी एक निमित्त समझ लेना। वहाँ वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना न हो, या थोड़ा हो, या अन्यथा हो। ये 3 पद ना आपको रटे हुए होने चाहिए। क्या? अगर इंद्रिया विपरीत परिणमे, इंद्रिया अगर विपरीत परिणमे, बाह्य विषय, बाह्य संयोग, बाह्य द्रव्य विपरीत परिणमे, तो क्या 3 अवस्थाएं होगी। जानना देखना कैसा हो? जानना देखना या तो नहीं होगा, या कम होगा, या अन्यथा होगा। नहीं होगा, कम होगा, अन्यथा होगा। फिर से मजा आ रहा है, नहीं होगा, कम होगा, अन्यथा होगा। जानना देखना, रिपीट कीजिए सभी जन। एक मिनट, ये जो बाह्य की अपेक्षा से मतलब कर्मों की अपेक्षा से बात हो रही है? नहीं, बाह्य द्रव्य कह रहे हैं यहाँ पर। ये जो एक्टिविटी हो रही है ना, जाना मतलब कम जाना है, थोड़ा जाना है, या नहीं जाना, हाँ, उसमें कारण कौन बन रहा है? तो देखिए ना, हाँ, नजदीकी का कारण तो कर्म ही कहा जाएगा, थोड़ा और दूर का कारण कहना तो वो भी कहेंगे। मुझे पहले आप रिपीट कीजिए अभी, ठीक है। हाँ, क्या क्या अवस्थाएं होंगी? नहीं जानना हो या थोड़ा, बोलिए। नहीं जानना हो, थोड़ा जानना हो, अन्यथा जानना हो। बराबर। हाँ, नेक्स्ट। जाना ना हो, थोड़ा जाना हो, या अन्यथा जाना हो। अरे अच्छा ठीक है, जाना जानना, अपन दोनों के उदाहरण की अपेक्षा जाना कहेंगे, ठीक है। शशि जी बताइए। नहीं जानना हो, थोड़ा जानना हो, या अन्यथा जानना हो। बराबर, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं दिमाग में फिट कर देना, माइंड में रट लेना, चिपका देना, भूलना नहीं, ठीक है। नहीं जानना, थोड़ा जानना, या अन्यथा जानना, ठीक है। वहाँ वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना न हो, या थोड़ा हो, या अन्यथा हो। ऐसा यह कर्म के क्षयक्षम ही का विशेष है, इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना, ठीक है। जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो, परंतु उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है, सो ऐसा यह क्षयक्षम ही का विशेष है। जैसा जैसा क्षयक्षम होता है वैसा वैसा ही देखना जानना होता है। इस प्रकार इस जीव के क्षयक्षम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है।
तथा मोक्ष मार्ग में अवधि मनपर्य होते हैं, वे भी क्षयक्षम ज्ञान ही है। उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभासित करना तथा पर द्रव्य का अधीनपना जानना तथा जो विशेष है सो विशेष जानना। अब पराधीनता में ये भी पॉइंट डालना, अवधि मनपर्य का जो अपन ने कल देखा था ना, कल परसों, उसमें ये भी पॉइंट डाल देना कि वे क्षयक्षम ज्ञान है, तो एक समय में एक ही को जान पाएंगे। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव है और उनके क्षयक्षम से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता है। ठीक है, अब ये सब क्या बताया, ये सब तो उन्होंने अवस्थाएं बताई। अवस्था से निर्णय क्या करना, निर्णय ये करना कि ये अवस्थाएं तेरी पाई जाती है, मतलब तुझे ज्ञानावरण दर्शनावरण नाम का रोग लगा है, तो उस रोग के अभाव का उपाय विचार। ठीक है, ये शिक्षा यहाँ से मिलती है। हाँ, कुल मिलाकर के क्षयक्षम ज्ञान की पराधीनता बताई जा रही है। क्षयक्षम ज्ञान क्यों पराधीन है, यहाँ पर ये सिद्ध करके दिखाया गया है। एक इंद्रिय नामक पाठ अपन ने पढ़ा था बालबोध में, जहाँ पर वो प्रश्न पूछा था, इंद्रिय ज्ञान है ये क्यों है, इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है, क्योंकि ये पराधीन है, इंद्रियों के अधीन होने से पराधीन है, इसलिए सुख का कारण बिल्कुल भी नहीं है। पराधीन होने से सुख का कारण नहीं है। बस यही बात यहाँ पर भी जानना। आज के लिए इतना ही, वैसे प्रकरण भी पूरा हो गया है। मोहनीय कर्म के उदयजन्य जो अवस्था है, ये भी एक अपने आप में एक अलग विश्व है। हाँ, मोहनीय कर्म अपने आप में अलग विश्व है। सातों कर्म एक तरफ रख दो, मोहनीय को अलग रख दो, तो उसका अपना अलग चलता है। तो कल से चर्चा प्रारंभ करेंगे, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सेनापति है ना, हाँ, सेनापति का काम अलग था। सेनापति के राजा ही कह दो। एक तरह से ठीक है, चलिए रुकते हैं, जनवरी से करेंगे।